हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो हम लेकर के आ गए हैं रिफ्रैक्शन की कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें हम रिफ्रैक्शन को पूरा पढ़ेंगे क्लास 10th से रिलेटेड। ये रिफ्रैक्शन क्लास 12th में भी है, लेकिन 12th की बातें तो 12th में ही करेंगे ना, यहां तो हमें 10th की बातें करनी है। तो क्लास 10th के लिए लेक्चर नंबर 1 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन वाले में। ऐसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं कुछ। रिफ्रैक्शन क्या है, ये फिनोमेना तुमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा आई होप। यहां हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी देखना है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किस प्रिंसिपल पे डेविएट होती है, उस किस प्रिंसिपल के बेस पे हम इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे उसमें रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंस एंगल कैलकुलेट करते थे कि वो इक्वल होते थे रिफ्लेक्शन में, यहां भी कुछ ना कुछ होते होंगे। तो वो भी स्नेल साहब ने बताए थे, 2 लॉस दिए थे इससे रिलेटेड। तो वो लॉस पढ़ते हैं हम। हमने पिछले लेक्चर में मीडियम के बारे में पढ़ लिया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी पढ़ लिया था। तो क्या हेडिंग लगाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। मान लो क्या है हमारे पास एक ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब हो या मीडियम हो, चलो इस यहां रेयर है तो यहां क्या देंगे, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम। और ये होता है कौन सा, ये ग्लास है। और जब ये ग्लास है तो इसका नाम क्या होगा, डेंसर मीडियम। क्या नाम होगा इसका, डेंसर मीडियम। ठीक, अब इंसिडेंस रे आई और ऐसे टकराई इससे। ठीक, अब ये अंदर जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्शन है। अगर पॉलिश होता मिरर पे, नीचे मिरर बन जाता है ये, तो रिफ्लेक्ट हो जाती ऊपर, तो इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन यहां क्या हो रहा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट अंदर जाएगी। अब जब लाइट अंदर जाएगी तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो डेविएट कर देगी अपने पाथ को। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ को चेंज करेगी। अब वो चेंज कैसे करेगी, क्या वो इधर को भागेगी या वो इधर को भागेगी, है ना। तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा नॉर्मल। तो हमें पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा और नॉर्मल बताएगा कि लाइट कहां को भागेगी। ठीक, तो हमने क्या काम किया कि नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहां पे। ये हुआ नॉर्मल। अब जब लाइट, एक बात याद रखना, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी तो हमेशा टुवार्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी। कहां को, टुवार्ड्स दी नॉर्मल। और इसका वाइस वर्स क्या है, अवे दी नॉर्मल। मतलब जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ को झुक जाएगी, और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी नॉर्मल से दूर भागेगी। दोनों चीजें करके दिखाऊंगा मैं। तो ये आई इंसिडेंस रे, अभी नॉर्मल की तरफ को झुकेगी क्योंकि पाथ को चेंज करना है। एक्चुअल में अगर ये शीशा ना होता तो लाइट सीधी चली जाती, लेकिन ये गिलास आया बीच में तो पाथ को चेंज करेगी। तो कहां की तरफ को झुकेगी, नॉर्मल, मतलब ऐसे। ये चाहेगी ऐसे। अब नॉर्मल तो ये हुआ, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे। और इस रे का नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है। पहला लॉ यही है, जैसे पहला उसमें होता था, उसमें लॉ क्या होता था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते थे। यहां क्या है, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है। तीनों एक ही प्लेन में है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लो देखो ये मीडियम है, ये एयर, नीचे वाला ग्लास, लाइट रे आई ऐसे। अब जाकर के मुड़ेगी तो मुड़ तो ऐसे भी सकती है ना। मान लो लाइट रे आई, अब आकर के मुड़ी, उसने कहा था इंसिडेंट, क्या कहा, मान लो किसी ने कहा कि लाइट अपने पाथ को चेंज कर दिया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट रे आई नीचे और जाकर के दूसरे मीडियम में ऐसे मुड़ गई मान लो आपके तरफ को। तो क्या सही है, नहीं, लाइट हमेशा ऐसे जाकर के ऐसे ही मुड़ेगी, जिस प्लेन में आ रही है उसी प्लेन में मुड़ेगी। इसे बोलते हैं सेम प्लेन। तो इसलिए कहा गया क्या, लॉ नंबर फर्स्ट क्या कहता है,
लॉ ऑफ फर्स्ट क्या कहता है? इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। चलो भाई, पहला लॉ कंप्लीटेड। अब जब इंसिडेंस रे आएगी तो किस एंगल पे गिरेगी? उस एंगल को क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। और रिफ्रैक्टेड रे जब जाएगी तो रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएगी। तो इंसिडेंस एंगल कौन सा होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा होगा और उनकी वैल्यूज क्या क्या होगी? तो देखो, इंसिडेंस एंगल क्या है? नॉर्मल से बनने वाला आई, और इसका क्या होगा? नॉर्मल से बनने वाला आर। अब यहां आई इक्वल टू आर नहीं होगा, क्योंकि यहां क्या हो रहा है? लाइट का पाथ चेंज हुआ है ना। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल थोड़ी होंगे जो इक्वल हो जाएंगे। अरे वर्टिकल अपोजिट एंगल होते तभी तो इक्वल होते, मतलब लाइट ना मुड़ती सीधी चली जाती। तो सिंपल है ना। तो अब ये एंगल है, तो अब क्या होगा? तो मतलब कोई रिलेशन होगा इन एंगल्स में, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, तो कोई रिलेशन होगा। अब कैसे पता लगाया जाए? अब इस एंगल को पता कैसे लगाया जाए? तो दूसरे लॉ में स्नेल साहब ने कहा कि द रेशियो ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो कांस्टेंट के इक्वल होगा। इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल तो वो इक्वल नहीं होंगे ना। इक्वल क्या होगा? इन दोनों का रेशियो। और इक्वल नहीं, मतलब डिफाइन क्या है? इन दोनों का रेशियो। और वो किसके इक्वल है? कांस्टेंट के। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मिलेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो दूसरा लॉ है। अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कांस्टेंट क्या है? अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, कि किस मीडियम से रे किस मीडियम में जा रही है उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा कांस्टेंट। मतलब कि जब इंसिडेंस रे मान लो हमने 30 डिग्री पे गिराई और रिफ्रैक्टेड रे 45 डिग्री पे चली गई। इंसिडेंस रे हमने 30 डिग्री पे गिराई और रिफ्रैक्टेड रे चलो 15 डिग्री पे चली गई। तो उन दोनों का रेशियो जो निकल के आया वो एक वैल्यू निकल के आई, जो मान लो वो वैल्यू थी 1। मान लो वो वैल्यू क्या निकल के आई? 1। मतलब साइन 30 अपॉन साइन 15 इक्वल टू क्या निकल के आया? मान लो 1 निकल के आया। मान लिया हमने, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है लेकिन 1 निकल के आया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने एंगल इंसिडेंट एंगल और डिक्रीज किया। हमने इंसिडेंट एंगल कर दिया 20 डिग्री। हमने किया कि साइन 20 और रिफ्रैक्टेड एंगल और डिक्रीज हुआ वो साइन 10। अब इन दोनों का रेशियो निकला तब भी 1 ही आया निकल के। हमने फिर एंगल बढ़ा दिया। हमने कहा इंसिडेंस एंगल को कर दो 60 डिग्री और रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा भैया हमारे पास साइन 45 डिग्री। इन दोनों का रेशियो फिर 1 आया निकल के। ये क्या हो रहा था? स्नेल साहब ने सोचा यार कुछ तो है गड़बड़। भले ही दोनों एंगल इक्वल ना हो लेकिन इनका रेशियो जरूर कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। और उन दोनों का रेशियो हमेशा क्या दे रहा था? सेम वैल्यू दे रहा था, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब वो कांस्टेंट डिपेंड किस चीज पे करता था? वो जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही थी वो एक्चुअली थी क्या? वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या था? वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उस मीडियम की प्रॉपर्टी जिस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है। उस मीडियम की प्रॉपर्टी जिस मीडियम में लाइट रे क्या कर रही है? एंटर कर रही है। बस। तो जिस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है वो मीडियम की प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहने का मतलब वो कांस्टेंट जो था वो किसके इक्वल था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं इसे। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। आई बात समझ में? किसके रेस्पेक्ट में है? ये एयर के। चलो वो बाद में देखेंगे। तो हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू निकल के आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि कांस्टेंट है एक, है ना। और वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यू हमेशा वही आएगी जो उस मीडियम की होगी। जैसे मान लो वाटर, अगर ये इंसिडेंस से एयर से वाटर में एंटर करेगी तब वाटर वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ही मिलेगी हमें हमेशा, इन दोनों एंगल का जब रेशियो निकालेंगे तो। और मान लो लाइट रे इंसिडेंस रे एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो जो इन दोनों एंगल का रेशियो निकालेंगे तो ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगी ऑटोमेटिकली। फिर चाहे तुम एंगल कोई सा भी रख लो,
चाहे तुम एंगल 30 की जगह 20 रख लो, 60 रख लो, हमेशा वैल्यू जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी? ग्लास की, है ना जादू? तो वही बात है। तो इन दोनों एंगल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, भले ही दोनों एंगल कांस्टेंट ना हो। तो यहां तक तुमने सीखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में? अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह तो दिया प्रॉपर्टी, सर ये डिफाइन कैसे करेंगे? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या चीज है। अब खेल शुरू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये उतार लिया होगा तुमने, उतार लेना, सब इंपॉर्टेंट है ये, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है। ये प्रॉपर्टी है, डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, of a medium and define as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium denoted by n। चलो भाई, क्या कहा इसने? एक प्रॉपर्टी है मीडियम की जो किस किस का रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, किससे डिनोट करते हैं उसे? c से, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किससे डिनोट करते हैं? v से। तो कुल मिला के फॉर्मूला निकल के आया n, क्या निकल के आया फॉर्मूला? n इज इक्वल टू c अपॉन v। तो भाई ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया निकल के। अब c क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। क्या होती है? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें n कैलकुलेट करना हो तो n इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। सही है भाई? तो मतलब अगर हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, क्योंकि वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वो कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब हमें मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पता चल जाए, दोनों का रेशियो निकाल लो, वो क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, अब यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो लाइट को जो क्या कर रहा है? लाइट के पाथ को चेंज कर रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 कर दे तो क्या होगा? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई तो सब जगह मीडियम सेम ही रहेगा, मतलब लाइट का पाथ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है, मान लो n की वैल्यू 1 रख दें हम, क्या रख दे? n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन v, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में भी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और वैक्यूम में भी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो मतलब क्या है? अरे मीडियम चेंज ही नहीं हुआ ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होनी चाहिए थी ना, मीडियम चेंज होता तो। इसका मतलब एयर है तो एयर ही एयर है। चलो खैर, अब मीडियम के इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आया? नोट कर लो फटाफट। उतार लिया? स्टार्ट करें? चलिए, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अब क्वेश्चन है, मान लो एक, क्या? इफ स्पीड ऑफ लाइट in a glass is 2 into 10 to the power 8, then find refractive index of glass। सही है भाई? तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मतलब मीडियम में दे दी, वो कितनी है? v इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 8। c हम जानते हैं कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8।
और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। आ रही क्या होता है वो n इक्वल टू सी अपॉन वी। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और v की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 8। इससे कैंसिल, 2 से कटेगा कितने, 1.5, तो n की वैल्यू 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकल के आया, 1.5। किसके रेस्पेक्ट में, एयर के, वो पढ़ेंगे अभी। तो n की वैल्यू 1.5 निकल के हमारे पास आ गई है। तो ये समझ में आया क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जब हम रिफ्रैक्शन, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल पूछेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, गिवन होगा ना, सिंपल है ना। चलो इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो फिगर शोन, फाइंड एंगल ऑफ, फाइंड एंगल आई, एंगल आर। आई और आर फाइंड करना है, फिगर दे रखा है, गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें कितना, 2। ठीक है भाई बात। चलो भाई, या 0.5 कह दूं इसे, क्या कर दें, 30 डिग्री हो जाएगा, 32, हाँ क्या कर देंगे, 1/2 करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1/2। चलो भाई, तो फिगर दे रखा भी, ये रहा फिगर, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, 1/2। तो इंसिडेंस रे ऐसे दे रखी है हमें, क्या दे रखी है भैया, ऐसे, और एंगल दिया है हमें 60 डिग्री। तो बताओ क्या बताना है, आई एंड आर बताना है। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो जल्दी, कैसे होगा बताओ, करिए करिए। सबसे पहले पाथ कंप्लीट करो रे का, कैलकुलेशन तो बाद में, पहले पाथ तो कंप्लीट करो। तो हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कि इंसिडेंस रे जाएगी तो डेविएट होगी, किसकी तरफ को झुकती है, जब रेयर से डेंस, ये डेंसर है ना ग्लास, ये क्या है ग्लास, और ये क्या है एयर। तो जब एयर से ग्लास में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, सबसे पहला काम नॉर्मल ड्रॉ करने का। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये रहा। अब नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी तो ये हो गई बेंड नॉर्मल की तरफ को, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा आर। अब ये एंगल, इंसिडेंस एंगल ये तो नहीं है ना 60, अरे ये मत कह देना, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल होता है इंसिडेंस एंगल। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल कितना एंगल पे होता है, 90, तो पूरा तो हुआ है 90 डिग्री, और 60 पहले से ही। तो इंसिडेंस एंगल क्या होगा, एंगल आई हो जाएगा 90 माइनस 60, तो वो कितना बचेगा, 30 डिग्री, ठीक। अब बचता है आर। आर कैसे कैलकुलेट हो, तो आर के लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगा दो, सेकंड वाला। वो क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री अपॉन साइन आर कितना है, निकाल लो, निकालना है एन की वैल्यू 1/2, साइन 30 1/2 साइन आर हो जाएगा ये इक्वल टू 1/2, इससे ये कैंसिल, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा हम क्वेश्चन कर सकते हैं इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे से रिलेटेड, समझ में आई। अब हम देखते हैं जब लाइट रे डेंसर से रेयर में, तो डेंसर से रेयर में जाए। अभी तक हमने रेयर से डेंसर में पढ़ा तो नॉर्मल की तरफ को झुक रही थी, अब डेंसर से रेयर में भेजेंगे तब क्या होगा। तो देखो भाई जरा, देखो भाई जरा, क्या मान लो यह है इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंस रे क्या, ये ग्लास स्लैब है पूरी एक। अब हमें पूरा पाथ देखो, लाइट रे एयर से डेंसर में, डेंसर से ग्लास में जानी चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है, मान लो लाइट रे यहां से आ रही है डेंसर से, ये आई ऐसे, ये इंसिडेंस हुई। अब ये बाहर निकलेगी, ये क्या है ग्लास, और नीचे क्या है एयर,
नीचे क्या है, एयर। अभी निकलेगी बाहर। अब बाहर निकलेगी तो तुम्हें पता है क्या करेगी, ये पाथ बदल लेगी, एकदम चेंज कर लेगी रास्ता। बहुत मतलबी है लाइट, ये देखते ही चेंज हो जाती है। अगर डेंसर है तो उसकी तरफ को जाएगी, और अगर रेयर मीडियम है तो दूर भागेगी। अगर कोई भारी भरकम इंसान है तो उसकी तरफ को भागेगी कि बचा लेगा ये, और कोई अगर हल्का फुल्का इंसान है उससे दूर भाग जाएगी। वही दोगली है लाइट, बच के रहना है इससे। और दोगली तो है क्योंकि डुअल नेचर है इसका, कभी वेव बन जाती है और कभी रे बन जाती है। तो दोगले इंसानों से बच के रहना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज कर देते हैं जैसे ये करती है। यहां क्या होगा, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, ये इससे दूर भागेगी क्योंकि हल्का है ना। अरे डेंसर भारी था, अब हल्के में जा रही है तो दूर भागेगी ना। पहले तो डेंसर ने दुबका के रख रखा था इसे, तो कैसे भागेगी दूर। तो नॉर्मल का ये तो पास है, वो दूर है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये जाएगी ऐसे। अब इंसिडेंस एंगल होगा ये आई, और रिफ्लेक्टेड होगा ये आर। आई बात समझ में। तो ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की। कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक तुम लोगों के समझ में आ गया होगा कि क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक बात समझो, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने किया एन, वो एक्चुअल में एयर के रेस्पेक्ट में था। मतलब जब लाइट रे एयर से गिलास में जा रही थी तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन को कह देते हैं हम जनरली। लेकिन अगर लाइट रे वाटर से गिलास में जाए तब एयर कहां रह गई, वहां तो वाटर से गिलास में जा रही है ना लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे, वो लिखते हैं हम रेस्पेक्ट में। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरी मीडियम के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। आ रही बात समझ में कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। कैसे लिखते हैं चलो देखते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का तो नाम बदनाम है, सारा काम तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा चेंज होगी, लाइट वैसे ही चेंज होती चली जाती है। चलो भाई, मान लो क्या देखते हैं कि लाइट लिखते कैसे, लिखने का तरीका क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका, लिखने का तरीका। देखो भाई क्या तरीका है लिखने का। मान लो हमसे कहा, क्या कहा, लाइट रे कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। अगर लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, ए एयर एन जी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये क्या है एयर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है ग्लास। कहां से आ रही है, एयर से, ग्लास में तो ए पहले ग्लास बाद में। अब बोलने का तरीका क्या है, ये तो लिखने का तरीका था, बोलने का तरीका क्या है, इसको बोलेंगे कैसे, ये तो लिखने का तरीका था। रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलने का तरीका, बोलने का तरीका। अरे वैसे समझा रहा मैं है ना, जैसे समझ में आए हिंदी में लिख रहा हूं। बोलने का तरीका क्या है, इस चीज को कैसे बोलेंगे। देखो लिखने के लिए तो कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास बोलेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या बोलेंगे, एएनजी को बोलेंगे क्या, एएनजी क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। आई बात, गॉट माई पॉइंट। क्या हुआ कि जब बोलेंगे कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास तो एएनजी, और बोलने का तरीका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं लिख दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, बोलो, लिख के दिखाओ और बोल के दिखाओ। लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या लिखेंगे, देखो ट्रिक पकड़ ली तुमने, नहीं जो बाद में है वो पहले, जो पहले है वो बाद में। देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो एयर लिखा पहले और ग्लास लिखा बाद में।
बोलने के तरीके की बात है, लिखने में क्या है, कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, वो सीधा सीधा है, एयर से ग्लास मारे तो ANG। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को क्या लिखेंगे, WNG, W वाटर। ऐसे में को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे लिखेंगे, ANW। सिंपल है ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे पास। आई बात समझ में कि कैसे हम चीजों को लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं हम। आगे बात समझ में। अब देखो यहां ये ANG दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। लिखेंगे, देखो A है ना पहले, तो NA अपॉन नीचे NG, ये फॉर्मूला है। जब दो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हो तो कैसे लिखेंगे, ANG को NA अपॉन NG। ऐसे WNG को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, NW अपॉन NG। ANW को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, NA अपॉन NW। अरे बबलू समझ में आया क्या, कैसे लिखेंगे, W। चलो भाई, चलो ये समझ गए होंगे, तुम उतार लो, इसे उतार लेना वीडियो पॉज करके पीछे जाकर के। ठीक, चलो अब देखते हैं जरा कुछ, क्या इनमें रिलेशन क्या है। मान लो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, तब क्या करेंगे। देखो भाई, इसे बोलते हैं क्या, चलो कुछ नहीं बोलते ऐसे समझाते हैं, इसे उतार लेना नोटबुक में। मान लो हमारे पास एक मीडियम है, ग्लास है ना। अब इंसिडेंस रे आई, क्या होगा, नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी, टुवार्ड्स दी नॉर्मल। क्या होगा, टुवार्ड्स दी नॉर्मल। फिर टकराई, फिर बेंड होगी, अब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो नॉर्मल फिर से ड्रॉ करो इसके लिए। अब क्या होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये चली गई। अब ये आर तो ये भी आर, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। देखो अल्टरनेट एंगल Z बन रहा है ना, पैरेलल लाइन है दोनों। ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, E, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। चलो कोई नहीं, अब देखो भाई यहां इसे I कह दो चाहे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ो ना, चलो देखते हैं अभी, है ना। अब इसका रिफ्रैक्ट क्या है भाई, देखो यहां ये एयर और ये क्या चीज है, ग्लास, और ये क्या चीज है, एयर। तो इसके लिए लगाओ स्नेल्स लॉ, तो लिखेंगे फ्रॉम व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो क्या लिख देंगे, एयर टू ग्लास को कैसे लिखते हैं, ANG। गॉट माई पॉइंट, अभी बताया था पीछे। तो क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू ANG, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या हो, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, जब ग्लास से एयर में जा रही है तब क्या लिखेंगे, साइन क्या हो जाएगा R, ये तो ये R है ना, तो ये भी R, और ये क्या हो जाएगा I, साइन R अपॉन साइन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्लास से एयर, तो क्या लिखेंगे, GNA, इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस, क्या करेंगे, साइन I अपॉन साइन R इनटू, ये क्या करेंगे, साइन R अपॉन साइन I इक्वल टू क्या बन जाएगा, ANG मल्टीप्लाई GNA। इससे ये क्या बचेगा, 1 इक्वल टू ANG मल्टीप्लाई GNA। तो अगर ANG निकालना हो तो क्या लिख देंगे, 1 अपॉन GNA। ये रिलेशन निकल के आया है, क्या निकल के आया है, रिलेशन। मतलब अगर हमसे कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3, और बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, हमसे कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, 1/3। उल्टा करना है ना, अरे पलटना है, क्या करना है, पलटना है। सीधा पूछा है
सीधा दिया है और उल्टा पूछा है तो उल्टा ही कर दो ना। जैसे ये रिलेशन आया, समझ में आया? अभी समझाता हूं। ये तो समझ में आया ना? उतार लो, नोट करो, दिख रहा है ना? ठीक, नोट करो, नोट करो। चलो भाई, ये बहुत बढ़िया प्रिंसिपल पढ़ा तुमने। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air equal to 5, find refractive index of air with respect to glass। ये पूछा हमसे, ठीक है भाई। देखो सीधा पूछा, सीधा दिया है, उल्टा पूछा है। कैसे? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 5, और हमसे पूछा एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। उल्टा पूछा है ना, तो उल्टा कर दो, मतलब 5 का 1/5। सिंपल। मतलब दिया क्या है? क्या दिया है भाई? एयर टू ग्लास, मतलब ANG कितना है? 5। फाइंड क्या करना है? GNA। अभी बताया क्या हो जाएगा? 1/ANG, और 1/ANG की वैल्यू 5, तो GNA की वैल्यू हो जाएगी 1/5, 5। ठीक, चलो करके दिखाओ। मान लो हमें दिया है ANW इक्वल टू 3, फाइंड WNA। ये पूछा है, कर लोगे? अरे कर लोगे क्या? बिल्कुल सर, 1/3 आंसर है। WNA इक्वल टू 1/ANW। ठीक, और 1/3। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन है, और तुम भी तो बच्चे ही हो ना, तो तुम्हें तो पढ़ाने पड़ते। पढ़ लिए ना? चलो अब करते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। 1-2 क्वेश्चन अच्छा सा कर लेते हैं बस, फिर तुम्हारी हमारी राम राम। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास is 3 and refractive index of air with respect to water is 5, then find refractive index of water with respect to glass। देखो ये अलग है थोड़ा सा, इसमें 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, तीसरा पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर 5। हमसे पूछा वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर का काम ही खत्म कर दिया। तो हम भी करते हैं, देखो कैसे। बढ़िया क्वेश्चन है नहीं? तो देखो पहले ऊपर जो दिया है वो लिखो, GNA 3, और क्या दिया है? WNA 5। क्या पूछा है? GNW ये पूछा है। तो सिंपल है ना, कैसे लिखेंगे? देखो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिखता है वो GNA लिख सकते। देखो इसे क्या लिखेंगे? देखो GNW है, क्या लिखें? NG/NW। GNA का मतलब क्या? GNA पूछा ना हमसे यार, अब यहां से लिखते हैं। GNW निकालना, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है NG/NW। अब यहां क्या आएगा? जब कुछ नहीं दिया होता तो A लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A। तो ANG हमारे पास है क्या? नहीं, हमारे पास GNA है, तो ANG बनाओ। जब GNA है तो क्या बनाओ? इसे ANG। और ANG बनाने के लिए क्या करो? पलट दो। अभी बताया तो है ना GNA है। अरे दिया है उल्टा, करना है सीधा। तो GNA है, ANG निकालने के लिए क्या करे? उल्टा कर दो। मतलब 3 को क्या लिखेंगे? 1/3 अपॉन ANW। हमें दिया क्या है? WNA। फिर से उल्टा मांगा है तो उल्टा कर दो, 1/5। 5 जाएगा ऊपर, तो 5/3 ये है GNW। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। जब यहां कुछ नहीं देते तो एयर लिख देते, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में तो लेने है ना अल्टीमेटली। चलो भाई ठीक, कोई दिक्कत किसी को? समझ आया सब कुछ? ठीक है, अगर समझ आया तो प्रेस द लाइक बटन एंड हिट द ब्लैक बेल आइकन। मैं कह रहा ब्लैक आइकन, क्या होता है ब्लैक आइकन? चलो 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 भाई, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है क्या?
नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट 6। हमें दिया है GANG कितना 5 और दिया है ANW कितना 6। फाइंड करना है क्या WNG ये फाइंड। तो क्या करेंगे WNG को लिख देंगे क्या NW अपॉन NG। W के आगे A G के आगे A तो ANW दिया है क्या दिया है 6 ANG दिया है क्या दिया है 5 ये दैट इज द आंसर दैट इज द आंसर। तो आई होप तुम लोगों की समझ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छे से बुद्धि में घुस गया होगा। और मोर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और तब तक के लिए गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।